हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने टीचिंग मेथड में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो के अंदर हम विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ हम पहले इनको डिफाइन करेंगे। विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि क्या होती है, यानी एनालिटिकल मेथड और सिंथेटिक मेथड क्या होते हैं। दूसरा, हम इनकी एग्जाम्पलों के बारे में सीखेंगे कि यदि आपके पास विश्लेषणात्मक विधि से रिलेटेड यदि कोई एग्जाम्पल आता है तो आप उसको किस प्रकार से उसके टुकड़े करके आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इसी प्रकार से सिंथेटिक मेथड के जो एग्जाम्पल हैं उसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज हम इस वीडियो के अंदर इनके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विश्लेषणात्मक विधि के गुण क्या होते हैं या इनकी कमियां क्या होती हैं। उसी की तरह संश्लेषणात्मक विधि के गुण क्या होते हैं और कमियां क्या होती हैं। इसके डिफरेंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट पर और बेसिक इनकी जो विशेषताएं हैं, इनके गुण हैं, दोष हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक विधि की। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखी है विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है एनालिटिकल मेथड और सिंथेटिक मेथड क्या होते हैं। यदि हम विश्लेषणात्मक विधि की बात करते हैं, विश्लेषणात्मक विधि विश्लेषणात्मक जो शब्द है वो विश्लेषण से बना हुआ है और इस विधि का मतलब क्या होता है कि जो आपके द्वारा या पहले किसी के द्वारा यदि कोई सामग्री इकट्ठी की हुई है तो उस इकट्ठी हुई सामग्री को हम अलग अलग खंडों में बांटकर उनको समझना होता है। जिस प्रकार से यदि आप कोई भी कठिन विषय है और आप उस विषय को पढ़ा रहे हैं, आपके पास उस कठिन विषय को समझाने के लिए आप क्या करते हैं, उस प्रकरण को, उस टॉपिक को कई टुकड़ों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड कर लेते हैं। और जिस प्रकार से आप पहले एक पार्ट को करवाएंगे, उसको कंप्लीट होने के बाद देन आप दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट होने के बाद फिर आप तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे खंडों में बांटकर यदि किसी विषय वस्तु का अगर आप ज्ञान दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक मेथड कहलाता है और विश्लेषणात्मक विधि का ये तरीका है। यानी आपके पास अज्ञात चीज़ें दी हुई हैं, उस जो चीज़ निकालनी है वो क्या है, अज्ञात है, और जिस चीज़ का आपको पता है वो क्या है, ज्ञात है। तो आप विश्लेषणात्मक विधि में क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है, यानी प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू नोन। आपको किसी चीज का पता नहीं है, लेकिन आप जिसका पता नहीं है आप उसी को लेकर चलते हैं और फिर आप जिस चीज का ज्ञात है उस ज्ञात की ओर आप बढ़ते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार से आप कोई भी सिद्ध करते हैं, थ्योरमें आपने की हुई है, आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, जब आप कोई भी सत्य आप निकालते हैं तो थ्योरम आप करते हैं, तो उस चीज में आपके पास जो चीज निकालनी है वो चीज आप पहले ही बता के चलते हैं
कि ये चीज़ हमने जो है निकालनी है, यानी ये हमें अज्ञात है, और फिर आप जो दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप उसको जो है मतलब ज्ञात की तरफ जो है आप बढ़ते हैं, उसके निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष से तथ्य की ओर जो है बढ़ते हैं। उसके बाद अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी रचना करनी है, अब रचना आप करते हैं तो यदि किसी चीज़ का आपको पता है या पता, इस केस में अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करते हैं, इस विश्लेषणात्मक विधि से उस रचना का जो है उस रचना को बनाते हैं, किसी भी फिगर को जो है बनाया जाता है। तीसरे अगर हम बात करें इसके अंदर अंकगणित की जो भी नवीन जो सिद्धांत दिए हुए हैं, समस्याएं दी हुई हैं, उनको हल करने के लिए भी आप जो है इसका जो है यूज करते हैं। अंकगणित को समझाने के लिए भी, उसकी समस्या को हल करने के लिए भी इसका जो है यूज किया जाता है। अब जिस प्रकार से एक तो चीज है कि भाई आप जो है विश्लेषणात्मक विधि का कहाँ कहाँ आप जो है इसको मुख्य रूप से यूज कर सकते हैं। आप किसी भी सत्य को सिद्ध करने के लिए निकालते हैं, रचना करने के लिए करते हैं, किसी भी अंकगणित की जो है समस्या को समझाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल को लेके, अगर हम ऑप्शन को क्लियर करें तो आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमने विश्लेषणात्मक विधि का एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपके जो है अंकगणित से संबंधित है। क्या है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और 3 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, तार लगाने का खर्च आपने ज्ञात करना है। एक तो चीज आपके पास अज्ञात कौन कौन सी है, आपके पास तार लगाने का खर्च आपने ये डिफाइन करना होगा कि निकालना क्या है। तार लगाने का प्रश्न क्या निकलता है, प्रश्न क्या हल करना हमने कि तार लगाने का खर्च क्या है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर किसकी बात दी हुई है, यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके चारों ओर। अब चारों ओर में आपने क्या निकालना होता है, परिमाप निकालना होता है। तो आप परिमाप के लिए कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई की आवश्यकता होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें 2 लंबाई की और 2 चौड़ाई की आवश्यकता होती है किसी भी परिमाप को निकालने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं कि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई की हम बात करेंगे। उसके बाद जो है कि आप प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने, 1 वर्ग मीटर पर, यानी प्रति वर्ग मीटर 1 मीटर पर 3 रुपये खर्च होते हैं। तो आपके 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर चारों तरफ तार लगाने में कितने रुपए जो है खर्च होंगे। इस तरह से आप 1 बाय 1 स्टेप करके इसको जो है निकाल सकते हैं। आगे इसको अगर हम बात करें, आप बगीचे के परिमाप निकालते हैं, बगीचे के चारों ओर तार लगाने का खर्च आप ज्ञात करते हैं, और उसके साथ साथ जो है फिर आप का जो परिमाप आता है उस परिमाप पे तार लगाने का खर्च क्या होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें प्रश्न क्या हल करना है। अपना उत्तर बनता है तार लगाने का खर्च निकालना है, तार लगाने का खर्च ज्ञात करना है। दूसरा इसमें क्या बनता है कि तार लगाने का खर्च ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, तार लगाने का खर्च
ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा। हम ये सोच रहे हैं, हम प्रश्न तैयार कर रहे हैं, उत्तर क्या, हमें परिमाप निकालना पड़ेगा, ओके। उसके बाद फिर हम परिमाप निकालने के लिए कितनी लंबाई व चौड़ाई की आवश्यकता होती है, क्या होगी लिख दीजिए। तो हम उत्तर देते हैं 2 लंबाई व 2 चौड़ाई की, 2 लंबाई व 2 चौड़ाई की आवश्यकता होती है। जब आप इनका परिमाप निकाल लेते हैं, बगीचे का कितना परिमाप होगा, आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख लेंगे। बगीचे का निकालना है हमें, तो बगीचे का परिमाप कितना होगा, भाई जब इन्होंने कहा 2 तो लंबाई और 2 चौड़ाई, यानी 20 जमा 20 जमा 10 जमा 10 ये कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 40 और 20 60, यानी 60 मीटर होगा। अब जब ये 60 मीटर आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बगीचे में तार लगाने का खर्च होगा 60 गुना 3, क्योंकि 1 मीटर पर खर्च कितना है, 3 रुपये आता है, तो 60 पर कितना हो, 180 रुपये हो जाएगा। यानी हम कहाँ से चले थे, अज्ञात से चले थे और कहाँ पहुंच गए, ज्ञात की ओर चले गए। निष्कर्ष पर इस तरह से हमें अपना निष्कर्ष निकालना पड़ता है। और यहाँ पर हम जो ये विधि जो अपनी आई है, इसी विधि को हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक विधि का एग्जाम्पल, हम इसको जो है कह सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको लेकर चलना है, फिर उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो देखनी है, उसके लिए हमने क्या क्या निकालना पड़ेगा, किस तरह से उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको निकालने के बाद जो है उसका खर्च किस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से आप जो स्टेप बाय स्टेप इसको जो है विश्लेषणात्मक विधि से इसको आप हल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, ये एक पूरी स्टेटमेंट दे रखी थी, इस स्टेटमेंट के हमने क्या किए हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। ये टुकड़े बना लिए हमने, प्रश्न क्या हल करना है, एक फैक्टर कर दिया, फिर तार लगाने का खर्च ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, फिर इसका टुकड़ा बना दिया, फिर परिमाप में कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है, फिर बगीचे का परिमाप कितना होगा, फिर बगीचे में तार लगाने का खर्च कितना होगा। सभी को हमने क्या किया है, छोटे छोटे फैक्टर में इसको डिवाइड कर लिया है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक कहलाता है, विश्लेषणात्मक कहलाता है। जो आपकी इकट्ठी हुई सामग्री थी, इकट्ठी सामग्री क्या थी, आपकी ये प्रॉब्लम आ गई थी, इस प्रॉब्लम को हमने क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है, और तब हम जो है उसका आंसर हम देते हैं, तब ये विधि क्या कहलाती है, विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। यदि इसी एग्जाम्पल को संश्लेषणात्मक विधि से किया जाए,
संश्लेषणात्मक विधि कौन सी विधि होती है जिसमें आपके जो आपने तथ्य हैं आपके पास, उन तथ्यों को आप एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उन इकट्ठा करने के बाद किसी भी तर्क के आधार पर, चिंतन के आधार पर आप उस तर्क को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जो है आप एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और नए विचार वहाँ पर जो आपके बनते हैं। वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक मेथड कहलाता है, संश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। यानी कुल मिलाकर आप इसको क्या कह सकते हैं? जोड़ना। इसमें तथ्यों को क्या है? जोड़ा जाता है, कोई भी तथ्य है। लेकिन ये जो है विश्लेषणात्मक विधि ये तर्क पर आधारित है, तर्क पर आधारित विधि है। ये कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना विश्लेषणात्मक विधि है, तर्क पर आधारित विधि है। आप इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी आप कह सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है ये? मनोवैज्ञानिक विधि है। और दूसरा क्या है? ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, बड़े बच्चों के लिए ये उपयोगी है। और हम ये भी कह सकते हैं, आगे बोर्ड में स्पेस नहीं है, अलग से लिखता हूं मैं। तो यहाँ पर यदि हम इसकी विश्लेषणात्मक विधि को और क्लियर कर रहे हैं तो किन किन के लिए ये जो है उपयोगी अगर हम कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे हमने कहा था कि विश्लेषणात्मक विधि का मतलब ही क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। यानी आप एक वर्ड में आप ये कह सकते हैं अलग अलग करना। अलग अलग करना किसको अलग करेंगे? किसी भी तथ्यों को अलग अलग करेंगे। कोई भी पूरी इकाई है, उन इकाई की सब इकाइयों में विभाजित करेंगे। तो किसी भी प्रकरण को आप सब प्रकरण में जो है आप उसको जो है उप प्रकरण उसके जो है बनाएंगे। छोटे छोटे प्रकरण आप उसको जो है डिवाइडों में उसको जो है बांटेंगे। बड़ा मतलब पूर्ण को आप अंशों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आप जो उसके भाग बना लेते हैं। तब उनको अलग अलग तरह से स्टडी करके हम उसका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके निष्कर्ष तक जो है पहुंचते हैं, निष्कर्ष से तथ्य की ओर जो हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको जो है बांटना ही आपका क्या है? विश्लेषणात्मक विधि है। इस विधि में छात्र समस्या को आप क्या करेंगे? नई समस्या का समाधान कर सकते हैं। यानी बालक या छात्र जो भी है, बालक या छात्र लिख दे, छात्र नई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नई समस्याओं का समाधान जो है आसानी से कर लेते हैं। उसके साथ साथ बच्चे क्या करेंगे? आपको जो है समय इसमें जो है ज़्यादा लगेगा, समय अधिक लगता है, और आपकी जो शक्ति भी अधिक लगेगी, समय व शक्ति अधिक खर्च होगी, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी इसमें। उसके बाद रटने पर बल नहीं देती। ये जो विधि है विश्लेषणात्मक विधि क्या है? रटने पर बल नहीं देती, क्योंकि इसमें बच्चा जो है तर्क शक्ति से और अपनी शक्ति से विश्लेषण करके समस्या का समाधान जो है ढूंढता है, हल करता है। तो इस विधि में बच्चा जो है स्वयं समस्याओं के समाधान को ढूंढता है। बालक स्वयं समस्या के समाधान को ढूंढता है, आसानी से उसको जो कवर कर लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें
जिसमें तर्क शक्ति, विचार शक्ति और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। यानी छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति भी आप इसी में आप ले सकते हैं। चिंतन शक्ति व विश्लेषण करने में सक्षम होता है। छात्रों में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति और विश्लेषण करने में सक्षम होता है, जिसके माध्यम से वो अपनी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकता है। और भी आप पॉइंट बना सकते हैं। इसमें ज्ञान जो है, ज्ञान अधिक स्थायी होता है, ज्ञान अधिक स्थायी होता है। आप इसमें बच्चा जो है आसानी से जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकता है। तो आत्मविश्वास बालक के अंदर आत्मविश्वास पैदा या विकसित कर दो, विकसित होता है। आत्मविश्वास जो है विकसित होता है, क्योंकि जब बच्चा जो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो जाएगा तो उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जो है विकसित हो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ये विश्लेषणात्मक विधि के अंदर जो है हम इनकी विशेषताओं कह लीजिए, गुण कह लीजिए, इनमें आप शामिल कर सकते हैं। यह आपके गुण हो जाएंगे, यानी विश्लेषणात्मक विधि के गुण हो जाएंगे। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं इसमें, ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। ये विधि बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। बड़े बालकों के लिए जो है ये विधि जो है उपयोगी है। छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि जो है उपयोगी नहीं है। अब यदि आप इसके जो है दोष यदि आप बताना चाहें, दोष क्या करेंगे, इसका उल्टा आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर दोषों की बात करें, छात्र नई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान करने में ये विधि जो है कामयाब नहीं है। अधिक समय लगता है और शक्ति अधिक खर्च होती है, ये भी एक इसका दोष है। आप गुण के नहीं कर सकते, इसके दोष में आप इसको जो लिख सकते हैं, अधिक समय लगता है और शक्ति भी खर्च होती है। रटने पर बल नहीं देती, यानी ये तो इसका गुण हो गया। तो बालक स्वयं समस्या के समाधान को ढूंढता है। बालक जब स्वयं समस्या के समाधान को ढूंढता है तो उसमें समय अधिक लगता है, उसकी शक्ति अधिक लगती है, और जिसके माध्यम से उसका जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता उस समय अंतराल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये इसका एक दोष का रूप भी हो जाता है। छात्रों में तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति और विश्लेषण करने में ये सक्षम है, ये बात ठीक है। ज्ञान अधिक स्थायी ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसमें जो है ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है, ये इसका गुण है। बालक के अंदर आत्मविश्वास होती है, इसका गुण है। वह विधि बड़े बालकों के लिए उपयोगी है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसके दोष में लिख सकते हैं, ये विधि जो छोटे बच्चों के लिए जो है उपयोगी नहीं है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके गुणों दोषों को भी लिखकर मैं बताता हूँ। इस विधि के यानी विश्लेषणात्मक विधि के अगर दोषों की बात की जाए तो यहाँ देखिए, एक तो समस्या को हल करने में समय अधिक लगता है। विश्लेषणात्मक विधि से अगर आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका समय अधिक लगेगा, आपकी शक्ति अधिक लगेगी, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी।
उस दूसरा विश्लेषण में तर्क की प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि ये जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि विश्लेषणात्मक विधि जो है तर्क पर आधारित विधि है। तो इसलिए अगर आप किसी भी समस्या के बारे में कोई भी जवाब अगर आप देते हैं तो उसका कोई ना कोई तर्क आपने जो देना पड़ता है, तो तभी आप उस समस्या को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस विधि में तर्क की प्रक्रिया जो है लंबी होती है, जिसके कारण इसका दोष का कारण बनती है। कार्य करने की गति और दक्षता प्राप्त करना भी बहुत कठिन होता है, सभी इसमें दक्षता हासिल नहीं होती। देखिए कोई भी टीचर है उसको इन विधियों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं ये विधियाँ जो विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि अगर हम कहें, ये एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। आप किसी भी समस्या का समाधान के लिए किसी एक विधि का ही प्रयोग करके आप शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली नहीं बना सकते, उसके लिए आपको दोनों विधियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कई बार बच्चों को हमें जो है विश्लेषणात्मक विधि से समझाना पड़ता है, उसके बाद जो है हम फिर संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। हम बच्चों को यदि कोई भी समस्या आती है, जैसे हमने आयताकार वाला ही एग्जाम्पल लिया था, तो हम बच्चों को समझाते हैं बेटा इसमें क्या निकालना है, भी तार लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दे क्या क्या और उसको उसके लिए जो है हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें परिमाप की आवश्यकता है। तो हम बच्चों को कहते हैं कि परिमाप निकालने के लिए किन किन क्या फार्मूला लगता है या कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे, वो बच्चे बताते हैं कि 2 लंबाई 2 चौड़ाई की आवश्यकता होती है या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें जो है हम विश्लेषणात्मक विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं और संश्लेषणात्मक विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। दोनों विधियों के बिना हम कोई भी टीचर जो है अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली नहीं कर सकता। तो इसलिए आप दोनों विधियों को जो है बारीकी से समझें और इनका डिफरेंस भी समझेंगे हम कि दोनों में डिफरेंस जो है क्या होता है अगली वीडियो में। तो सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है। देखो ये विधि जो है सभी विषयों के लिए भी उपयोगी नहीं है, कुछ विशिष्ट विषयों के लिए उपयोगी है लेकिन सभी के लिए नहीं है। जिस तरह से हमने बात की थी ज्योमेट्री के लिए ये विधि जो है परफेक्ट है, और हमने बात की थी जैसे ज्योमेट्री में अंकगणित के लिए, उसके लिए भी उपयोग विधि है। अब अगर हम बात करते हैं कि और ट्रिग्नोमेट्री विधि की बात करते हैं, किसी और मेथड की बात करते हैं, तो उसके लिए जो है ये विधि जो है पूर्ण रूप से जो है नहीं फिट बैठती। तो इसलिए हमें जो है किसका सिंथेटिक मेथड का जो है यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी कुछ कमियां हो जाती हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है ये विधि, क्योंकि बच्चों में तर्क शक्ति जो कम होती है, चिंतन शक्ति कम होती है, वो तथ्यों को अलग अलग रूप से नहीं समझ पाते छोटे बच्चे की बात की जाए तो इसलिए ये छोटे बच्चों के लिए जो है उपयोगी विधि नहीं है। बड़े बच्चों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और विश्लेषण जो है वो आसानी से कर लेते हैं, अलग अलग तथ्यों को कर लेते हैं, तभी उसके लिए जो है ये विधि जो है उपयोगी है। लेकिन यहाँ पर संश्लेषण विधि उपयोगी है, ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, लेकिन ये जो है ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तर्क करके हमने अपनी समस्या को क्वेश्चनिंग या तैयार करके उस समस्या का समाधान करना पड़ता है। आप कोई भी अगर आपके पास जो है ज्ञात तथ्य हैं और अज्ञात निष्कर्षों की जानकारी हो, तभी आप इस विधि को जो है कर सकते हैं। जब तक आपको कोई भी ज्ञात तथ्य है या अज्ञात निष्कर्ष है, तभी आप इसको जो है कंप्लीटली आप इस विधि का प्रयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं। अदरवाइज आप इस विधि का प्रयोग पूर्ण रूप से जो है नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें इसके एग्जाम्पलों को और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधि को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो है विश्लेषणात्मक विधि का हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यदि P/Q बराबर R/S है तो सिद्ध कीजिए कि PR + 2Q² QR R² + 2QS/S R दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि देखो इसको जो हम विश्लेषण विधि से भी निकाल सकते हैं और संश्लेषण विधि से भी निकाल सकते हैं। जिस तरह से आयताकार वाला था वो भी दोनों विधियों से हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों विधियों से निकालने का तरीका अलग अलग है।
पहले हम इसको जो है विश्लेषण विधि में समझ लेते हैं कि विश्लेषण विधि हम कैसे निकालेंगे। तो आप जो आपको दिया हुआ है और जो आपको सिद्ध करना है, अब जो आपने दिया हुआ है उसके लिए नहीं, जो आपने सिद्ध करना है यानी अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ना है। ये जो विधि है अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है। तो इसलिए आपने जो अज्ञात है, अज्ञात क्या है कि यह चीज जो आपको पहले इक्वल में दे रखी, सिद्ध कीजिए ये इसके इक्वल है, तो ये अज्ञात है। तो आप इसका यूज करके ज्ञात की तरफ जो है आप बढ़ेंगे तो आपकी ये विश्लेषण विधि कहलाएगी। अब आप इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे एस आर पी आर प्लस 2q स्क्वायर क्यू आर आर स्क्वायर प्लस 2qs। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो पी आर स्क्वायर एस प्लस 2q स्क्वायर एस आर क्यू आर क्यू प्लस 2q स्क्वायर और एस आर हो जाएगा। ये देखो 2q स्क्वायर एस आर 2q स्क्वायर एस आर, तो इसको इससे काट देते हैं और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा पी आर स्क्वायर एस इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर रह जाएगा। आपने पी अपॉन क्यू लेना है तो इस क्यू को इधर ले आओ और आर एस को उधर ले जाएंगे। तो ये आपका जो है जो ज्ञात था ये हमने निकाल दिया है और ये आपका क्या था अज्ञात था, हम इसको लेकर चले थे। तो हमने क्या किया, यानी ये क्या हमने ज्ञात था ये और ये निकाल दिया। हम अज्ञात से चले थे और कहाँ पे आए, ज्ञात की तरफ आए। तो इस टाइप से ये जो एग्जाम्पल बनता है अपना, इस टाइप के जो एग्जाम्पल, इस टाइप की जो प्रॉब्लम में आप सोल्व करते हैं वो आपका क्या शो करती है, विश्लेषण शो करती है, विश्लेषणात्मक विधि बताती है कि आपने इसको पहले क्या किया, अज्ञात से लेकर चले थे और फिर आप धीरे 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 आप किसकी तरफ बढ़ गए, ज्ञात की तरफ बढ़ गए। अगर आप इसको लेकर चलते हो, अगर आप इसको लेकर चलते हो, ज्ञात को लेकर चलते हो, अगर ज्ञात को लेकर चलते हो और आप अज्ञात को निकाल देते हो, यानी जो दिया हुआ उसको लेकर चलते हो और अज्ञात की तरफ चलते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संश्लेषण विधि में हो जाएगा। इसको भी हम करके देख लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विश्लेषणात्मक विधि में हमें क्या क्या होता है। देखिए पहले विश्लेषणात्मक विधि में हम बात करें, विश्लेषणात्मक में इकट्ठी की हुई सामग्री को आपने टुकड़ों में विभाजित करना है, अलग अलग करना है। तथ्यों को अलग अलग करके समझना ही आपका विश्लेषणात्मक कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। दूसरा क्या है, इस विधि, यह विधि जो है ये रटने पर बल नहीं देती, तर्क पर आधारित विधि है। समय इसमें ज़्यादा लगता है, ये इसका दोष है। और आप बच्चा जो है अपने आप समस्या का हल करना जो है सीख जाता है, तर्क करके समस्या का समाधान आसानी से निकालना सीख जाता है, उसमें सक्षम हो जाता है। और आप छोटे बड़े बच्चों के लिए जो है ये विधि उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसीलिए तर्क पर आधारित विधि है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ ले जाती है। ज्ञात तथ्यों और अज्ञात निष्कर्षों की जानकारी इसमें जो है होती है, तभी हम उसको जो है निकाल सकते हैं। उन तथ्यों की जानकारी लेके एक निष्कर्ष तक जो है पहुंचा जा सकता है। इसमें यदि कोई सत्य है निकालना है तो आप क्या करते हैं, जो आपको दिया हुआ है वो लेकर नहीं चलते, जो आपने सिद्ध करना है वो लेकर चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपको दिया हुआ है उस तक पहुंचा जाता है। यानी जो आपको अज्ञात है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ आप बढ़ते हैं, तभी आप उसको जो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि कोई भी समस्या है उसके आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लीजिए उस स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट को टुकड़ों में विभाजित करके अलग अलग
स्टेप पर हम बात करते हुए जाते हैं, अलग अलग स्टेप की तरफ देते हुए जाते हैं और तभी हम उस निष्कर्ष तक जो है पहुंचते हैं। और इस प्रकार से जो है आपकी ये विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि बन जाती है। और ये विधि जो है यानी दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो ये मनोवैज्ञानिक विधि विश्लेषणात्मक विधि को ही मनोवैज्ञानिक विधि जो है माना है। दूसरा ये है कि ये विधि जो है एक दूसरे के पूरक हैं, और लेकिन पूरक होते हुए एक दूसरे के अपोजिट हैं, और अपोजिट होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। अब पूरक इन द सेंस क्या है कि आप किसी एक विधि को ही करके आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीटली प्रभावशाली नहीं बना सकते। आप जब तक दोनों विधियों को लेकर नहीं चलेंगे तब तक आपका जो रिजल्ट है, वो जो परिणाम है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए टीचर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि एक टीचर को इन दोनों विधियों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब भी बच्चे को टीचिंग प्रोसेस वो करवाएं, अपनी शिक्षण प्रक्रिया वो अधिगम प्रक्रिया जब वो करवाते हैं तो इन दोनों विधियों का बखूबी यूज करके, बखूबी उपयोग करके वो जो है भली बातें उनको जो है सिखा सकते हैं और अच्छा सिखा सकते हैं, और बच्चा जो है आसानी से सीखे भी गा। आइए अब बात करते हैं संश्लेषणात्मक विधि के बारे में, वो क्या होती है। संश्लेषणात्मक विधि की यदि बात की जाए, संश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है। संश्लेषणात्मक का मतलब होता है जोड़ना, यानी कोई भी तथ्य है उन तथ्यों को जोड़ना आप क्या कहलाते हैं, संश्लेषण विधि का नाम दिया जा सकता है। संश्लेषण हम उसको जो है कह सकते हैं। यदि कोई भी समस्या है, उस समस्या का यदि आपको कोई भी समाधान आप करते हैं और उस यानी जो कंप्लीटली जो आपके पास जो है समस्या दी हुई है, उस समस्या को अगर उसके तथ्यों को अगर आपने जो अलग अलग रूप से उसको समझा हुआ है तो आप उन तथ्यों को जोड़कर एक नई विचारधारा का उत्पन्न करते हैं, और उस नई विचारधारा को से जो नए विचार उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपका संश्लेषण करना कहलाता है। वही आपकी जो है संश्लेषण विधि है। अगर ये जो रेखागणित की विधियां हैं, हाँ पहली बात कि संश्लेषणात्मक जो विधि है वो विश्लेषणात्मक विधि को सीखने के बाद ही हमें जो है संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको जो है किसी भी तथ्यों को आप अलग अलग करके समझना नहीं सीखोगे तो जो तथ्य हैं उनको आप जोड़ना कहाँ से सीख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो आपके पास तथ्य दिए हुए हैं उनको अलग अलग करके उन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना सीखना चाहिए, और उन ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही आप उन तथ्यों को जोड़कर आप अपनी जो समस्या है उस समस्या का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। और ये जो है इसमें बच्चों को जो है कोई तर्क करना नहीं होता, कोई मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है ये, और इससे जो बच्चे पर जो है किसी प्रकार का मानसिक स्ट्रेच नहीं आता। बच्चे जो है स्थायी रूप से नहीं सीख सकते, इसमें स्थायी रूप भी नहीं है। समस्या को जो है व्यवस्थित क्रम में आपको बताना होता है, व्यवस्थित क्रम में उसको जो है समझना होता है, तभी आप उसको जो अच्छी प्रकार से उसका संश्लेषण कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यही एग्जाम्पल मैंने विश्लेषणात्मक विधि में भी लिखा था, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ये जो विधियाँ हैं आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं, मतलब अंकगणित में आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर है, 3 रुपये प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर तार लगाने का खर्च क्या है। इसमें आपको सिर्फ फार्मूले का यूज करना है और कोई यूज नहीं है। आपने बता देना है बगीचे की लंबाई कितनी है, बगीचे की चौड़ाई कितनी है, जो ट्रेडिशनल रूप से आप करते हैं कक्षा में जो आप करवाते हैं। तो आप बगीचे आयताकार बगीचे का
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा 20 प्लस 10 30 दूनी 60 मीटर आ जाएगा ये। अब 1 मीटर पर तार लगाने का खर्च कितना है? 3 रुपये है। तो 60 मीटर पर तार लगाने का खर्च कितना होगा? 180 रुपये आ जाएगा। अब ये क्या था? ये है आपका संश्लेषण विधि। इसमें आपने कोई तर्क नहीं किया है, कोई मनोवैज्ञानिक ढंग यूज नहीं किया है, सिर्फ आपको एक फार्मूला दे रखा है, आपको बताया जाता है कि ये फार्मूला है, आप इसको निकालिए। आपको कोई ज़्यादा इसमें ये सोचने की बात नहीं हुई है, मतलब क्या ज़्यादा चिंतन नहीं करना पड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग तथ्यों पर आपने जो स्टडी नहीं की है, तो आपको क्या है, जो अलग अलग भाग ले रखे थे सिर्फ आपने उनको जोड़ा है। जिस तरह से आपके पास जो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो आपने परिमाप को देखकर आप तक यहाँ पर इससे पता चल गया कि आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला लगा दिया और सीधा आपको जो 1 मीटर पर वह का दे रखा है कितने रुपए खर्च आता है तार लगाने में, तो आपका जितना परिमाप आएगा उस पर कितना खर्च आएगा। तो ये एक एग्जांपल ऐसा है जो यहाँ पर जो है संश्लेषण विधि को जो है ये हमें डिफाइन करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने बताया है, ये जो विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, उसके अपोजिट है विश्लेषण विधि के जो है अपोजिट है। जैसे कि विश्लेषण विधि में आपने सीखा था अज्ञात से ज्ञात की तरफ था, लेकिन इसमें क्या है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ है, प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन की तरफ है। और यहाँ पर जो आपकी विषय वस्तु है, अलग अलग विषय को जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। आइए अब इनके जो है गुणों को समझते हैं कि ये जो विधि है ये किन किन के लिए जो है उपयोगी है और किस किस के लिए उपयोगी नहीं है। तो संश्लेषणात्मक विधि के कुछ गुण हैं। अब वो गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण क्या है? एक तो समय और धन की बचत होती है। इस विधि से जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हम जल्दी निकाल लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं, और इससे हमारा समय भी बचता है और हमारा जो है जो एक्स्ट्रा व्यय है वो भी जो है बचता है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है। इस विधि से हम किसी भी गणितीय समस्या को हल करना आसान होता है, क्योंकि ये फार्मूला बेस होती है, या फिर इसमें जो है ज़्यादा तर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। सिंपल सी सीधी बात बताई जाती है और बच्चा जो है आसानी से इसको जो है समझ सकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान होता है और बच्चा जो है बच्चे के द्वारा समझना भी आसान होता है, तो इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इसमें आपके पास जो ज्ञात तथ्य हैं उनको लेकर अज्ञात यानी जो परिणाम हैं उन परिणामों तक जो है आप पहुंच सकते हैं। छात्र दिए गए हल को आसानी से समझ सकते हैं, सरल है, सूक्ष्म है और व्यवस्थित है। ये विधि क्या है, एक तो आसान है, एक ये छोटी विधि भी है, क्योंकि बच्चा इसमें किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेता है और जल्दी निकालता है और व्यवस्थित क्रम में होती है। यानी जब बच्चे को व्यवस्थित दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विधि में नहीं आती, क्योंकि और न ही ये वैज्ञानिक विधि में आती है। तो यहाँ पर जो है केवल हम व्यवस्थित रूप देकर उसको प्रैक्टिस के बल पर हम बच्चे को जो है तैयार करते हैं और आसानी से वो बच्चा जो उसको समझ लेता है और उसके बाद जो है वो उसको जो है निकालना शुरू कर देता है। तो ये थे इसकी कुछ गुण। इसके दोष और देख लेते हैं। संश्लेषणात्मक विधि की दोषों के बारे में भी बात करें। देखिए यहाँ पर क्या है, संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं देती। ये जो विधि है ये छात्रों द्वारा जो उनके आंसर हैं उनका जो है उनके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जो है संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं देती। यानी
उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई। तो इस चीज़ का जो है ये विधि जो है जवाब नहीं देती, क्योंकि वो सीधा अपने फैक्ट पर बात करती है और सीधा वो परिणाम पर फोकस करती है, संशय को स्पष्ट नहीं करती। यानी उनके मन में जो भी क्वेश्चन ये तैयार होते हैं, उन क्वेश्चनों को ये विधि जो है स्पष्ट नहीं करती और खोज विधि नहीं है। ये विधि जो है खोज विधि, संश्लेषणात्मक विधि जो है खोज विधि नहीं है। इसमें किसी प्रकार की खोज नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें आप लिख सकते हैं कि विश्लेषणात्मक विधि में ये खोज विधि है। ये विधि केवल सिद्ध करती है किंतु समझाने में असफल रहती है, समझाने में असफल रहती है। यानी किसी चीज को सिद्ध करना हो तो आप वो सिद्ध तो करवा लोगे, लेकिन उसको पूर्ण रूप से समझाने में वो असफल रहती है। तर्क शक्ति, छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, चिंतन शक्ति को विकसित नहीं करती ये विधि। छात्र स्वयं खोजते नहीं, इस विधि में छात्र जो है स्वयं, छात्रों द्वारा स्वयं नहीं खोजा जाता और छात्रों का जो ज्ञान है वो अस्थायी होता है। इस विधि में छात्रों का ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। तो यहाँ पर हमने संश्लेषणात्मक विधि के बारे में पढ़ा, विश्लेषणात्मक विधि के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, कुछ आपने इससे कुछ सीखा हुआ यानी सीखा है, तब आप इस वीडियो को जो है आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए, ताकि वो इसे कुछ सीख सके। और इन दोनों का डिफरेंस हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन इनके ये विधि क्या है और इन विधियों के माध्यम से हम कैसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि ये दोनों विधियाँ एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। जिस तरह से इंडक्टिव डिडक्टिव विधि एक दूसरे के अपोजिट थी, विपरीत थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक थी, उसी प्रकार से ये जो विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि पूरक इसलिए है, अगर आप एक को करवा के दूसरे को छोड़ देंगे या दूसरे को करवा को पहले को छोड़ देंगे तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी, अधूरी, आप किसी भी समस्या का जो है समाधान नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छा जो है प्रभावशाली तरीके से सिखा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि जो शिक्षण अधिगम की जो मैथ विधि हैं उनको आप अच्छी प्रकार से समझें, सीखें और अपने दैनिक जीवन में जो है उनको जो है यूज करें, उपयोग में लाएं, और तभी आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। उनको फ्रेंडली बिहेव के माध्यम से आप उनको जो अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जो समझ में आई होगी। तो आप अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर कीजिए, और उनको चैनल, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।